अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज रविवार है, इसलिए संस्थान नहीं गया तो सोचा आपसे रूम पर ही आपसे कुछ वार्तालाप कर लिया जाए। तो आज टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सब जानते होंगे कि इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं, कुछ ना कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नई योजनाओं के बारे में जोड़ा जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही अभी हाल ही में रक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में जो हम एफडीआई को अनुमति देते थे उसकी लिमिट में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? आत्म भारत निर्भर अभियान के अंतर्गत अपने आप को डिफेंस के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रयास, यह नियम में बदलाव किया गया है। आप सब जानते होंगे कि भारत का जो डिफेंस बजट होता है, डिफेंस बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा लगभग 50% हिस्सा, इससे भी ज़्यादा 2018 में लगभग 55% हिस्सा गया था किसको? हमारी आर्मी फोर्सेस को। किसको? इसमें इंडियन आर्मी को। मतलब जो हमारा डिफेंस बजट होता है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो जाता है वो जाता है हमारे इंडियन आर्मी को। दूसरा हिस्सा जो जाता है सबसे ज़्यादा वो जाता है इंडियन एयरफोर्स को, लगभग 22% हमारे रक्षा बजट का हिस्सा ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रखा जाता है। इंडियन एयरफोर्स से संबंधित जरूरी आवश्यक आपूर्ति के लिए रखा जाता है। और इंडियन नेवी को लगभग 15% हिस्सा मिलता है जो डिफेंस सेक्टर का हमारा बजट होता है। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ को लगभग 5 से 6% का अनुदान सहायता इसमें दी जाती है बजट में। तो कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि भारत के समक्ष चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अपने आप को यदि चीन और पाकिस्तान की बात ही ना करें हम, यदि अपने आप को चीन की तुलना में बेहतर बनाना है, उससे आप जानते हैं कि हमारी सीमा रेखा काफ़ी विवादित है, चाहे हम पाकिस्तान को लेकर देख लें या चीन को लेकर देख लें। तो यदि हम अपने आप को जब तक हम सक्षम नहीं बनाएंगे, डिफेंस सेक्टर जब तक हमारा बेहतर नहीं होगा, तब तक हम इन सब चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ऐसे आक्रमणकारी शक्तियों के खिलाफ तैयार नहीं हो सकते हैं। तो उसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी किसी के कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखिए या मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, या उससे पहले चले जाइए आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को देखें, तो हमेशा देखने को मिलता है कि जो भी हमारा बजट बनता है उसमें डिफेंस सेक्टर को वरीयता दी जाती है। एक अच्छा खासा रकम जो है डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉट किया जाता है, डिफेंस सेक्टर की बेहतरी के लिए किया जाता है। तो उससे संबंधित बदलाव क्या हुए हैं? आप जानते हैं कि जब तक आत्मनिर्भर भारत की बात जब भी होगी तो डिफेंस सेक्टर हमारा उसमें महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हमारे पास संभावनाएं हैं, हमारे पास ऐसे संस्थाएं हैं जो बेहतर कर रही हैं। उदाहरण के रूप में आप डीआरडीओ को ले लीजिए। डीआरडीओ दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में। नई नई मिसाइलें डीआरडीओ द्वारा तैयार की जा रही हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे रडार जो है डीआरडीओ हमारे बनाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारी नेविगेशन प्रणाली भी डीआरडीओ जो है बना रहा है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि हमारे यहाँ जो है संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे आ जाती थी? बजट में समस्या आ जाती थी। हमारे पास इतना बजट नहीं होता था कि हम इन संस्थाओं को इतना बजट दे सकें। तो मौजूदा बदलाव क्या हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या किया गया है? लक्ष्य क्या है? रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये टारगेट है। और इसके अंतर्गत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा इस मुहिम के माध्यम से। और इसमें क्या किया गया है कि वर्ष भर अब हम लगातार प्रतिवर्ष अपने आयात को, डिफेंस सेक्टर से संबंधित जो आयात था उसको हम कम करेंगे। और इसके लिए प्रतिवर्ष एक विषय सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पर हम वरीयता के अनुसार पर उस संबंधित हथियार की जो है आपूर्ति जो आयात के माध्यम से पूरी करते थे उसको धीरे धीरे हम खत्म करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें भारत के अंदर ही बने। हो सकता है कुछ ऐसे उपकरण हो जिनके लिए बाहर से कुछ मटेरियल खरीदना पड़े, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम बाहर से जो भी मटेरियल लेते हैं उसका हम क्या करेंगे? भारत में लाने के बाद उसका स्वदेशीकरण करेंगे। जो भी मटेरियल हम लाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, जो भी मटेरियल हम लाएंगे डिफेंस सेक्टर के लिए, भारत में लाने के बाद उसको हमें क्या करना होगा? भारत में लाने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको स्वदेशीकरण करें, जिससे कि हमारा जो मेन मकसद है, हमारी जो मेन मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम डिफेंस सेक्टर को भी आत्मनिर्भर बना सकें।
इसमें यदि हम देखें तो घरेलू पूंजी के लिए अलग से बजट का भी आवंटन किया जाएगा। जो हमारे घरेलू सेक्टर हैं जो डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं DRDO अच्छा कर रहा है, आप जानते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभी हम एक एक कर बिंदुओं पे आते हैं। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हमारा है, उसने भी लगातार बेहतर काम किया है, लेकिन क्या होता है बजट नहीं होता है, इस वजह से काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या कर दिया गया है कि हमें अपना जो रक्षा आयात बिल है उसको कम करने के लिए हम आत्मनिर्भर अपने आप को बनाएंगे, डिफेंस के सेक्टर में भी बनाएंगे। इसके लिए नीतिगत सुधार, नीतिगत बदलाव क्या हुए हैं, जो हमारा मेन मकसद है उसमें क्या किया गया है कि स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा सेक्टर में, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में जो अभी तक FDI की सीमा 49% थी उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 49 से 74% क्या कर दिया गया है, डिफेंस सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र में, जो डिफेंस सेक्टर का हमारा विनिर्माण क्षेत्र होता था उसमें इसकी सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यही हमारा नीतिगत बदलाव है जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है कि आयुध निर्माण बोर्ड जो हमारा है, आयुध निर्माण बोर्ड जो है इसको क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेटीकरण इसका किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, जिससे आयुध आपूर्ति में स्वतंत्रता हो सके, जवाबदेही तय की जा सके और दक्ष लोगों को यहाँ पे काम मिल सके। मतलब जो भी उपकरण निकले यहाँ से उसकी यदि देखें प्रासंगिकता हमेशा बनी रहे, और हमारे लिए यह भी विकल्प रहे कि यदि भविष्य में हम इसका निर्यात भी करना चाहें तो अपने डिफेंस उत्पादों का निर्यात कर सकें। और इसी के लिए हम डिफेंस एक्सपो का, आप जानते हैं हर वर्ष डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है डिफेंस एक्सपो का आयोजन, क्योंकि हमारे जो स्वनिर्मित उत्पाद होते हैं, डिफेंस जो उत्पाद होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। एक प्रकार से देखें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको दिखाते हैं कि हम भी कैपेबल हैं, हमारी भी क्षमता है कि हम उत्पाद बना सकते हैं। और आप जानते हैं हालिया जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्वदेशी जो हमारे डिफेंस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप DRDO को ले लीजिए, तो DRDO लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। इसके बाद हमारा है भारत डायनामिक्स, नाम आपने सुना होगा भारत डायनामिक्स, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और ये एंटी टैंक मिसाइल, इसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये लगभग बहुत जो हमारी सेना यूज करती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ज़्यादातर ये हमारी भारत डायनामिक्स द्वारा बनाई गई होती है। इसके अतिरिक्त आपने आकाश मिसाइल का नाम सुना होगा, उसमें भी भारत डायनामिक्स का बेहतर योगदान रहा है, प्रबल योगदान रहा है। अब DRDO के बारे में आपने नाम सुना होगा कि DRDO लगातार बेहतर करता रहा है। अभी हाल ही में इसने 200 किलोमीटर रेंज की एक नई मिसाइल बनाई है जिसका नाम है प्रणास नामक मिसाइल DRDO ने अभी हाल ही में बनाई है। इसकी क्षमता है 200 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं क्या अभ्यास नामक, ये आप बताएंगे कि अभ्यास क्या है। अभ्यास नामक एक उपकरण अभी हाल ही में DRDO ने बनाया है। इसका होमवर्क आपको है कि ये अभ्यास है क्या, मिसाइल है, रडार है या तटीय निगरानी प्रणाली से संबंधित कुछ है, क्या चीज़ है ये अभ्यास, ये आप हमें बताएंगे। और रैडार एक्स, सबने नाम सुना होगा रैडार एक्स का, DRDO ने IISS बेंगलुरु के साथ मिलकर बनाया था। क्यों बनाया था ये रैडार एक्स, क्या था, विस्फोटकों का पता लगाने के लिए। कहीं पर विस्फोटक रखा है तो लगभग उसकी रेंज है कुछ 500 से 600 मीटर या 1 किलोमीटर, तो उस रेंज के अंतर्गत वो पता लगा के चिन्हित कर सकता है कि किस स्थान पर विस्फोटक है। और निश्चित रूप से ऐसे उपकरण हमारी सेना की वर्तमान समय में बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं DRDO ने सरस इंजन बनाया था, CSIR के साथ मिलकर DRDO ने सरस इंजन का भी निर्माण किया था। ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपको एक नाम याद रखना है, क्या, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्यों याद रखना है, क्योंकि भारत का जो सबसे ज़्यादा जो जलपोत जो बनाए जाते हैं, जलयान जो बनाए जाते हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अधीन जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसने रिकॉर्ड कायम किया है। क्या रिकॉर्ड कायम किया है, 1960 से अब तक 2020 तक इसने 104 युद्धपोत या नेवल वेसल, मतलब
जो भी हमारी इंडियन नेवी के लिए ज़रूरी होता है, तटरक्षक बलों के लिए जो ज़रूरी होता है, इस तरह की पनडुब्बियाँ और विभिन्न प्रकार के युद्धपोत अभी तक इसने बनाए हैं। क्या नाम है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में है। और टोटल इसने 104 जहाज जो है सौंप दिए हैं, युद्धक जहाज सौंप दिए हैं इंडियन नेवी को। तो यह अपने आप में रिकॉर्ड है। और यह भी याद रखना है कि यह फर्स्ट डिफेंस शिपयार्ड है जिसको 2018 में स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिली है। 2018 में इसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में भी स्थापित कर लिया है। और ये पहला हमारा डिफेंस शिपयार्ड लिमिटेड है। इसके अतिरिक्त हमारे और शिपयार्ड हैं, जैसे गोवा शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड आपने सुना होगा, मुंबई में भी है, एक और है मझगांव डॉकयार्ड। तो ये सारे जो शिपयार्ड हैं लगातार बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ समस्या क्या आ जाती है? इनकी पूंजी की समस्या आ जाती है। तो निश्चित रूप से यदि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट प्रयास करे तो निश्चित रूप से हम डिफेंस के सेक्टर में आज उस स्थिति में हैं कि डिफेंस के सेक्टर में भी हम अपने आप को अपने आप द्वारा या अपने आप से हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। कुछ समस्या होती है तकनीकी की, तो उसके लिए हम विभिन्न देशों से समझौता कर चुके हैं। जैसे रसिया से हमने विभिन्न समझौता किया है तकनीक ट्रांसफर से संबंधित। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आने वाले दिनों में यदि सरकार का लगातार इसी तरह से प्रयास रहा तो आने वाले दिनों में भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकेगा और बनकर उभरेगा। आप जानते होंगे एल&टी के बारे में आपने सबने सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो। इस कंपनी ने अभी हाल ही में ना कहे 1 वर्ष पहले, लगभग 1 वर्ष पहले इसकी एक जो है इकाई है, अब आपको बताना है कहाँ पर है। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे गए थे, उस इकाई का उद्घाटन उन्होंने किया था और वहाँ पे युद्धक टैंक बनाए जाते थे। तो प्रधानमंत्री ने युद्धक टैंक में भी सवारी किया था और वो काफ़ी चर्चा में था। तो आपको बताना है एल&टी की वो निर्माण इकाई कहाँ पर है जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, उद्घाटन करने के लिए गए थे और वहाँ पे युद्धक टैंकों में भी सवार होकर इन्होंने सवारी की थी। तो वह आपको बताना है। 2 होमवर्क हमने आपको दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये हमारा टू द पॉइंट कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसका जवाब, जो भी प्रश्न पूछे जाएँ वो कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपका कोई भी सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप हमें बता सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।